नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर सिंह आपके अपने चैनल विद्या विहान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछला क्लास में यूजीसी नेट के बारे में बताया था और बताया था कि मैं फर्स्ट पेपर की स्टार्ट करूंगा पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम 30 जून तक लगातार चल रहा है। तो 30 जून तक चल रहा है, इस दौरान मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना रहा हूं क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपका सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं दिसंबर 2025 में 11 सेट एग्जाम कंडक्ट हुए और उसमें से 10 सेट एग्जाम का मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन उठाया है और उससे आपकी तैयारी कराना चाहूंगा, जिससे आप अपने फर्स्ट यूनिट को लगभग पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इस तरह से मैं एनालिसिस करना चाहूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए मैं अपना पहला क्वेश्चन से प्रारंभ करना चाहूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये जितने सेट में इस क्वेश्चन है, मैंने 44 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो सारे के सारे आपके दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में, जो दिसंबर जनवरी में कंडक्ट हुए हैं 2025-26 में, वही पेपर से सारे क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट हैं, जिसके आधार पर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि इसी नेचर के क्वेश्चंस आपके फिर आएंगे और उस बेसिस पे आप अगर पढ़ेंगे तो बेहतर अपडेट होने के कारण आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। सही कथनों का चयन करिए। आपका पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का निदान शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण में किया जाता है। देखिए, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग का मतलब हुआ क्लासरूम में हम जब पढ़ा रहा होता है टीचर, उस दौरान जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर डायग्नोस कर लेता है कि इस बच्चे को नहीं बता पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, और उस चीज को जान जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही क्यों है? क्योंकि इंटरैक्टिव स्टेज के दौरान ही टीचर को यह पता, डायग्नोसिस कर लेता है बच्चे की प्रॉब्लम को। दूसरा ऑप्शन है फीडबैक एंड टीचिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव स्टेज का मतलब हुआ जब हम क्लास अपनी ओवर कर चुके होते हैं तो वो पोस्ट एक्टिव स्टेज होता है। तो उसके बाद फीडबैक और टेस्टिंग, यानी बच्चे का फीडबैक भी मिल जाता है उसको और साथ ही साथ टेस्ट भी लिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड कंटेंट आर डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। इसका मतलब है सक्रिय चरण के बाद के चरण यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज में लक्ष्य और विषय वस्तु को निर्धारित किया जाता है। यह गलत है, क्योंकि प्री एक्टिव स्टेज जो होती है, प्री एक्टिव 3 स्टेजेस होती है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री स्टेज में आप लेसन प्लान बनाते हो, उस क्लास के बारे में सोचते हो कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसके आधार पर हम काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, या उपयुक्त परीक्षण उपकरणों का चयन शिक्षण के सक्रिय पश्चात चरण में किया जाता है। ये सही है, क्योंकि इंटरैक्टिव स्टेज के बाद ही आप कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसके द्वारा बच्चों का फीडबैक भी मिलता है और टेस्ट भी होता है। लास्ट आपका ई ऑप्शन है डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, या शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय शिक्षण के सक्रिय चरण के बाद के चरण में लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेटेजी जो भी बनाई जाती है वह प्री एक्टिव स्टेज में की जाती है, जब आप क्लास लेने के पहले जा रहे होते हो। क्लास लेने के पहले जाते हैं तो आप एक लेसन प्लान बनाने के पहले, लेसन प्लान भी आपका एक प्री एक्टिव स्टेज का ही पार्ट है कि कितना मटेरियल हमको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये स्ट्रेटजी आप फॉर्मुलेट करके जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल बता दे रहे हैं। ऑप्शंस पहले देख लीजिए। ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए बी डी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं बताना चाहूंगा। टीचिंग में 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 को बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्री एक्टिव स्टेज में फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड कंटेंट, यानी क्या हमको क्लासरूम में पढ़ाना है और क्या बच्चा लर्निंग आउटकम के तौर पे लाएगा, इन दोनों चीजों के बारे में हम पहले से ही तय कर लेते हैं। डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज, जो भी मैं बता भी रहा था, स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारी, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करूंगा क्लासरूम में जाने के पहले की प्रिपरेशन होती है, ये प्री एक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज में डायग्नोसिस ऑफ लर्नर,
बच्चे को पढ़ाते समय हम ये जज कर पाते हैं कि बच्चा बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है तो उसका क्या कारण है, उसके पीछे के कारण को भी हम जानते हैं और उसके हिसाब से हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उसको सुधारात्मक कार्यवाही उस पर करते हैं जिससे कि वह बच्चा करेक्टिव मेजर्स करके बेहतर परफॉर्म कर पाए। एक्शंस एंड रिएक्शन, बच्चे के एक्शन रिएक्शन फीडबैक को हम मेजर करते हैं, उसी आधार पर हम यह जान पाते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, किस लेवल पे उसको रेमेडियल टीचिंग की रिक्वायरमेंट है जिससे कि वह अपने लेवल में और बच्चों के लेवल में आके पढ़ सके। थर्ड स्टेज आपकी होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज लास्ट स्टेज है, यानी क्लास के पहले, क्लासरूम में और क्लास के बाद की स्टेज, ठीक है। थर्ड है एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, हम किस तरह टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, डेट डिक्लेयर करके हो सकता है, विदाउट डेट डिक्लेयर करके हो सकता है, बहुत तरीके से होता है। फीडबैक एंड टेस्टिंग, बाद में हम फीडबैक भी लेते हैं और उसके हिसाब से फिर रिकंडक्ट भी टेस्ट किया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं साल भर एग्जाम चलते हैं, टीचर का काम ही है कि टेस्ट कंडक्ट करे और आंसर सुधारे उसका बच्चे का और रेमेडियल पार्ट को उसके दूर करे जिससे कि बच्चे का अचीवमेंट बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। हर सेट पेपर में मैं बता दे रहा हूं, आपका चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का है चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड का, एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ सेट आएगा जिसमें कूट मैच कराना होगा। यह हर जगह हमने देखा कि हर पेपर में आपको ये मिलेगा, हर सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लीजिए। एक है लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, सुमेलित करिए और करेक्ट आंसर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्रण। कॉन्सेप्ट मैपिंग होता क्या है, कोई भी चीज, जैसे मैं क्लास पढ़ाने आ रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना कि इस चीज के बारे में बताना है, एक पिक्चर, विजुअल पिक्चर्स मैप क्रिएट हुआ, या आपको कहीं जाना है तो आप देखते हो कि किस रास्ते से जाना है, क्या हमारा पाथवे होगा, आप गूगल मैप देखते हो और मेंटल में स्टेटस में अपने एक चित्र बनाते हो कि ऐसे 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 काम करेंगे और इस तरीके से अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे, अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए आपको एक ग्राफिकल टूल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, एक इसका ऑप्शन है, ये इससे मैच कर रहा है। 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग, 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग, ई बेस्ड लेसन प्लानिंग के बारे में कहा गया है कि ये आपका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात है, ये ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में ये बताया गया है। अभी मैं डिटेल में और बात करूंगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स देखा जाए तो एक बिहेवियरिस्टिक थे जिनका नाम BF स्किनर था। स्किनर ने कहा था कि आपको कुछ दिया जाए तो उसके बदले में आप कुछ एक्टिविटी आप दिखाते हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ पुरस्कार दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए, यानी रीइंफोर्समेंट टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो आप उसके प्रति प्रेरित होते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक है, इसमें स्किनर भी हैं, पावलॉव भी हैं और थॉर्नडाइक भी हैं, 3 नाम इनमें हैं, और भी हैं और बिहेवियरिस्टिक हैं, जिनका कहना है कि आपको ये टर्म देखिए इस्तेमाल किया गया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड लेसन प्लानिंग, यानी कि हम बच्चे को इस तरह से, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये एक तरीके का स्टिमुलस देते हैं उसको, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे मोटिवेट होकर वो और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो जैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिलेशन क्या है, चूंकि आप सभी बीएड पढ़ के आए हो, जरूरी नहीं है, तो आप जान लीजिए कि पावलॉव ने एक टेस्ट किया, कुत्ते पर टेस्ट किया उन्होंने, कि उसके सामने मांस का टुकड़ा दिया और देखा कि कुत्ते के अंदर सलाइवेशन होने लगा, लार बनने लगी, जिससे कि ये पता चल रहा है कि जब आपको भूख लगी हो और आपके सामने कोई ऐसी चीज दी जाए तो आप उसके प्रति ज्यादा उत्सुक होंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। बिना मांस के टुकड़े को आप बुलाएंगे कुत्ते को तो कोई सलाइवेशन नहीं होगा। तो वैसे ही बच्चे को इस तरह का रेनफोर्समेंट दिया जाए, यानी इस तरह के स्टिमुलस दिए जाएं, स्टिमुलस मतलब एक तरीके की ड्राइव दी जाए रेनफोर्समेंट करने के लिए, जिससे कि वह और अधिक बेहतर रिस्पॉन्स कर पाए, जिसमें हम लोग टीचिंग में गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, ये है। यूनिट प्लान, इकाई योजना, देखा जाए तो इकाई योजना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आप पढ़ते हो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 अपने सिलेबस में, वही है व्यवस्थित। तो देखा जाए 1 2 4 3 is the correct answer, 1 2 4 3, B option is the correct option।
नेक्स्ट आपका है ये मैंने अभी जो बताया, एक अभी वर्ड पढ़ा था ना, 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग। 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग को समझाया गया कि बच्चे को जब आप क्लास लेने जाइए, ये आपके दिमाग में हो कि आज की तारीख में एनईपी एक्टिविटी बेस्ड पूरा कह रहा है। एनईपी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, वो पूरी तरीके से कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे का हो। तो सबसे पहले आप इंगेज करिए, ठीक है, बच्चे को इंगेज करिए, उसके बैकग्राउंड को देखिए, उसके नॉलेज को देखिए और किस तरह से उसके इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। इंगेज करने के बाद आप देखेंगे 5E लिखे हैं हम, वही 5E लेसन प्लान है। एक्सप्लोर करिए, इंकरेज करिए, कोई टास्क दीजिए जिसको करने के लिए वो मोटिवेट हो। जितना वो मोटिवेट होगा उतना बेहतर काम करेगा, पार्टिसिपेशन उसका बढ़ जाएगा और वो लर्निंग परमानेंट होगी। एक्सप्लेन, जब बच्चा इंगेज हो गया और एक्सप्लोर करने लगा, चीजों को आगे बढ़ाने लगा, तो उसे एक्सप्लेन करिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं, उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए, जिससे वो समस्याओं को समझ पाए और डिस्कवर करे, प्रॉब्लम्स को अपने हटाकर अपने टारगेट को अचीव कर पाए। नेक्स्ट है एलोबरेट। एलोबरेट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी जो सीखा उसको अपने जीवन में या अपनी एक्टिविटीज में उतार पाए। एंड लास्ट है इवेलुएट, जो भी आप असेसमेंट करना चाहते हैं, जब उतना सारी चीजें कर, जो भी प्रोजेक्ट दिए हों या जो भी काम उसको दिए हों, एंगेज किए हों, तो बाद में आप देखेंगे कि वो टारगेट अचीव कर पाया कि नहीं, यानी जो ऑब्जेक्टिव आप सोच के आप उसको टास्क दिए थे, क्या वो फुलफिल हो पाए हैं कि नहीं, उसके तहत इवेलुएट करेंगे। ये आपके 5E लेसन प्लान बेस्ड लेसन प्लान है। 5E बेस्ड लेसन प्लान यानी एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी अब कराई जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक, तीनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाएंगे, ये तय है। द स्वयं वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ? 2017 में हुआ था, 9 जुलाई 2017 को यह लॉन्च हुआ। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता देना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा। एक एक पेपर में हर बार कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से पूछा गया है। और स्वयं पोर्टल ऐप एक है भारत सरकार का। स्वयं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल शिक्षा पोर्टल है। इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं उनके लिए है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। क्वालिटी बेस, किस बेसिस पे? यह पोर्टल एक्सेस यानी सब तक पहुंच हो, इक्विटी यानी इक्वलिटी लाता हो, सबके किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके लिए बराबर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई किसी का खास है तो उसके लिए अवेलेबल है, किसी को नहीं अवेलेबल है। एंड क्वालिटी, क्वालिटी बेस पे भी है। 3 प्रमुख सिद्धांतों पर काम करता है। इस पर मटेरियल 9th क्लास से पीजी क्लासेस तक अवेलेबल है। 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के हजारों कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ में फी ली जाती है, थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन फीस। ये इस पोर्टल के माध्यम से छात्र घर बैठे विश्व स्तरीय प्रोफेसर और जितने इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी क्लासेज आप बैठ के ले सकते हैं, क्योंकि अटेंड कर सकते हैं। अन्यथा जिसका बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता है, वो बच्चे वंचित रह जाते हैं। पर ये पोर्टल ऐसा है जिसके माध्यम से स्वयं इनके माध्यम से आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यहां उपलब्ध कोर्सेज पूरी तरह से फ्री हैं, लेकिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को एक निर्धारित शुल्क देना होता है। वो नॉमिनल शुल्क है जो आप दे सकते हैं, वो सभी बच्चे बियर कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका उपयोग क्रेडिट ट्रांसफर और करियर विकास के लिए किया जाता है। यह डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्र के छात्रों के लिए वरदान साबित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या वंचित जिनके पास पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, उनके लिए और बेहतरीन सुविधाएं देता है। जिनके पास पैसा है वो तो एजुकेशन ले पाते हैं, लेकिन जो इससे वंचित हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग? कौन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी शिक्षण मॉडल की आलोचना नहीं है? बिहेवियरिस्टिक क्या थे? मैंने अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया। बिहेवियरिस्टिक में कौन थे? स्किनर थे, पावलॉव थे, या आपके थॉर्नडाइक भी थे। इनका क्या कहना था कि जैसे मैंने कहा ना, अभी कुत्ते की स्टोरी बताया कि कुत्ते के सामने अगर आप मांस का टुकड़ा देखते हैं तो वो मोटिवेट होके सलाइवेशन होगा और वो प्रेरित होगा उसके लिए। इसी तरह बीएफ स्किनर ने बिल्ली पर किया कि किसी ने चूहे पे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने देखा कि जैसे कोई लगातार एक्टिविटी कर रहा हो,
और उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दे दिया जाए तो उसके रिस्पॉन्सेज में सुधार आ गया। जैसे उन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली है मान लीजिए, उसको एक लीवर लगा दिया, उस पर लगातार उछल कूद कर रहे, जिस टाइम उसके लीवर पे कदम गया उसको एक चॉकलेट मिल गया, बिल्ली या चूहा कुछ भी रहे, तो उसको एक चॉकलेट मिल गया। तो चॉकलेट मिल गया इट मींस कि उसे पता चला कि इस जगह गिरे, तो अगर पहले 10 बार कूदने के बाद उसे मिला था चूहा को चॉकलेट, तो ऐसा हो सकता है कि ये घटते घटते दो एक बार आ जाए और फिर डायरेक्ट चूहा उसी लीवर पे कूदे और उसको डायरेक्ट चॉकलेट मिले। यानी उनका ये कहना था कि आप धीरे 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 अगर रिइंफोर्समेंट के तहत आप कुछ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उसको देते हैं, यानी कुछ एडवांटेज बच्चे को फील होगा तो जल्दी लर्निंग करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि पर ये बड़े बच्चों के लिए उतना लागू नहीं होता है, काम सबके लिए करता है। जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप मोटिवेट होंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, किसी तरह स्कॉलरशिप मिल जाए क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, वो मोटिवेशन का कारण है। तो वैसे ही छोटे बच्चों पर ये बहुत ज्यादा लागू होता है। आपने देखा है कि बच्चों से कहिए एक पेज लिख दीजिए, वो तुरंत लिख के लाएंगे, जिससे कि उनको कोई सामान जो आप देने के लिए कहें, हो खिलौना हो चॉकलेट हो, वो काम पूरा कर देते हैं। तो आलोचना नहीं है, इन्होंने पूछा है, ये भी ध्यान रखिए क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मन में होने वाले महत्वपूर्ण आंतरिक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता, यह बहुत डायरेक्ट उससे रिलेटेड नहीं है, यह उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बात भी सही है कि ये उच्च कोटि की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर उच्च कोटि में भी काम करता है। यह निम्न कोटि की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, यह आलोचना नहीं है, आलोचना का मतलब निंदा, यही आंसर है, क्योंकि यह निम्न कोटि की शिक्षा के लिए ही उपयुक्त है। निम्न कोटि की शिक्षा मतलब छोटे बच्चों पर यह ज्यादा एप्लीकेबल है, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, व्यवहारवादी शिक्षण मॉडल जो है वह उस पर ज्यादा है। सीखना कभी कभी उद्दीपन और प्रक्रियाओं के बीच संबंध से परे है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत मशहूर है ऑब्जेक्टिव राइटिंग के लिए। देखा जाए तो हायर क्लासेस में उतना एप्लीकेबल नहीं है, चूंकि हायर क्लासेस को भी मैंने देखा और सेकेंडरी लेवल पे भी। तो सेकेंडरी लेवल पे आपको लेसन प्लान बना के जाना रहता है क्लास में। लेसन प्लान बनाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक क्लास का लेसन प्लान अगर बना रहे हो तो आप क्या क्या उसमें स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दो लिखने होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव सबके लिए सामान्य बात है कि ये बच्चा अगर मैथ्स का क्लास है तो ये जिंदगी में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इसके अंदर डेवलप होगा, ये मैथमेटिकल एक्टिविटीज में बेहतर रहेगा, बेहतर कैलकुलेशन करेगा, मोल भाव समझ सकेगा, ये सामान्य बातें हैं छोटी क्लासेस के लिए। लेकिन अगर उसमें लिखा रहेगा कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक तौर पे ये चीजें इस क्लास में पढ़ाने के बाद ये बच्चा कर पाएगा, जैसे परिभाषा याद कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, व्याख्या कर पाएगा, इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएगा, या क्वेश्चंस पढ़ा है तो इसको सिचुएशन में आने पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, बैलेंस शीट सीखा है तो एक्चुअल सिचुएशन में बैलेंस शीट बना पाएगा। तो ये सारी बातें हैं। इसमें ध्यान रखने की बात है कि क्रम को व्यवस्थित करना है। ये क्रम 5 दिया है, देखा जाए तो 6 क्रम है। इसको कहा जाता है नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें मैं बता रहा हूं, सबसे पहले नॉलेज है, कंप्रीहेंशन दूसरे नंबर पे है, नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन तीसरे नंबर पे होता है जो है नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये 6 लेवल होता है, लेकिन एक लेवल इन्होंने मिस किया है, मतलब नहीं दिया है। तो इनके हिसाब से DECBA, DECBA, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका हम थोड़ा डिटेल आपको बताना चाहेंगे, चूंकि बहुत पूछा जाने वाला विषय है ये, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के तौर पे, तब भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, सेकेंडरी लेवल में पूछा जाता है। तो जान लीजिए, ब्लूम्स महोदय ने 1956 में ये दिया था। नॉलेज सबसे लेवल पे, नीचे लेवल पे है, कंप्रीहेंशन दूसरे लेवल पे, एप्लीकेशन यानी कि एक क्लास में अगर आप टीचर हैं और जा रहे हैं तो इस सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आप फॉर्म करिए और इन सारे वैरायटी के ऑब्जेक्टिव आप रखिए। जरूरी नहीं कि क्लास में सारे अप्लाई हो जाए, लेकिन कोशिश आपको करना चाहिए कि इस तरीके से हम बनाएं। नॉलेज लेवल मतलब कि हम बच्चा परिभाषा याद कर पाए, फार्मूला याद कर पाए। ये कंप्रीहेंशन का मतलब अंतर कर पाए, समझ सके, ठीक है, डिस्क्राइब कर पाए। एप्लीकेशन का मतलब सिचुएशन में वो अप्लाई कर सके। एनालिसिस का मतलब किसी चीज के पार्ट को तोड़ दीजिए और फिर वो असेंबल कर पाए।
सिंथेसिस का मतलब समथिंग न्यू, नया जोड़ भी पाए, और इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन ही होता है। तो ये उन्होंने दिया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसके बाद ये रिवाइज हुई, रिवाइज किया था एंडरसन ने, एंडरसन इनके ही स्टूडेंट थे, और इन्होंने 2001 में रिवाइज किया। तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये कीवर्ड्स वही हैं, लगभग बातें वही हैं, थोड़ा सा चेंज है। रिमेंबरिंग, नॉलेज में क्या है, परिभाषा को याद कर सकेगा, तो वही रिमेंबर एक्शन वर्ब्स हैं। अंडरस्टैंडिंग, कंप्रिहेंशन का मतलब समझ ही है अंडरस्टैंडिंग, तो ये अंडरस्टैंडिंग नाम दिया इसके लिए। एप्लीकेशन थर्ड लेवल है, एनालिसिस फोर्थ लेवल है, वही है रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी। यहां थोड़ा चेंज है, इवेल्युएशन इन्होंने दिया फिफ्थ लेवल पे, इन्होंने 1 2 3 4 5 पे इन्होंने इवेल्युएशन दिया, और 5th 6 पे इन्होंने क्रिएटिविटी नाम दिया। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब बच्चे के अंदर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाबोरेशन, इस तरह की पावर हो। इतनी डिटेल्स आपको नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये क्रम जरूर पूछा जाएगा, तो आप जान लीजिए, चाहे ब्लूम्स का रिवाइज्ड वर्जन हो, चाहे ब्लूम्स का ओरिजिनल वर्जन हो, तो आप जानते रहिए, नॉलेज कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। यहां रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिविटी, ये ऑप्शन के तौर पे आप जानते रहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है, ठीक है। जो असर्शन एंड रीजन के रूप में क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी हमेशा पूछा जाएगा। पेपर नेट का लेंदी होता है, कोई ऐसा शॉर्ट में छोटा छोटा ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं होता है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करिए, जिससे एग्जाम में ससमय चीजों को पूरा कर सकिए, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 घंटे का पेपर होगा। तो आपको देखिए, कथन इसका पढ़िए। अभी कथन, शिक्षा चरित्र निर्माण करती है, ये सही बात है, तथा अधिगम कर्ताओं को यानी लर्नर्स को नैतिक, तर्कपूर्ण, सहानुभूतिशील और सुचिंतित होने में समर्थ बनाती है, यानी कैरेक्टर एंड इनेबल लर्नर्स टू इथिकल, रेशनल, कंपैशनेट एंड केयरिंग बनाती है। ये पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। अब कारण जानिए। हमारी वर्तमान शिक्षा नीति विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहन अनुभूति विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र प्रस्तुत करती है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ये ज्यादा महत्व देती है। यह भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब आंसर पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट तो दोनों हैं, पर क्या आर ए को सही एक्सप्लेन कर पा रहा है? इन्होंने कहा शिक्षा चरित्र निर्माण करती है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। चरित्र निर्माण करना मतलब बहुत बड़ा टर्म, आपके कैरेक्टर को एक दो शब्दों से या 2-4 वर्ड से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तथा लर्नर्स को नैतिक, तर्कपूर्ण, सहानुभूतिशील और सुचिंतित होने में समर्थ बनाती है। तो वो तो सही है, ये भी सही है, लेकिन आर जो है, ये कहा ना कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ये बहुत बड़ा टर्म ए है, आर उसको पूरा डिफाइन नहीं कर रहा है, काफी हद तक कर रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है। यूजीसी ने भी बी ही इसका आंसर दिया है। 7th क्वेश्चन है आपका, बीइंग ए कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक रचनावादी शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे? रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होता है, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच का व्यक्ति होता है, वह प्रोजेक्ट देगा, इंक्वायरी बेस्ड कार्य करेगा, यानी उसमें लगातार एक्टिविटी बेस्ड चीजें होती हैं। पहला ऑप्शन है अपने शिक्षार्थी की ओर अधिक सक्रिय बनाए, मेकिंग योर लर्नर मोर एक्टिव, ये तो करेगा, ये तो सही बात है। क्या नहीं करेगा आंसर पूछा है, ध्यान रखना, वही आपका आंसर होगा, ये चीज सही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखा कीजिए, क्या नहीं करेंगे क्या करेंगे, तो यह जो है ये करेंगे, नहीं करेंगे पूछा है। गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर टू इंटीग्रेट व्हाट इज प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, शिक्षार्थियों को जो प्रस्तुत किया गया और जो वे पहले से ही जानते हैं उसका समाकलन करने का अवसर देना, ठीक है। वो उनको गिविंग अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दो कि वो इंटीग्रेट करके चीजों को प्रेजेंट कर सके, तो अवसर दे रहा है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड तो है ही, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं इसी बेस पे काम करते हैं। कंसिडरिंग लर्निंग एज ए सेंस मेकर हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज, शिक्षार्थियों को अर्थ रचयिता मानना जो ज्ञान निर्माण करते हैं।
ये भी सही है, क्योंकि वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जब किसी चीज को आप एलोबरेट कर रहे हो तो कुछ नया बनेगा ही, जब थॉट्स को डेवलप कर रहे हो और थिंकर बन रहे हो तो कुछ न कुछ नया बनेगा ही। गिविंग स्टडी मटेरियल टू लर्नर टू रिकॉल द कंटेंट प्रोफिशिएंटली, ये गलत स्टेटमेंट है। शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री देना ताकि वे विषय वस्तु को निपुणता पूर्वक स्मरण कर सके। तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि यह सही नहीं है। यह रूट मेमोरी का काम है, बहुत लोअर लेवल टास्क है। रूट मेमोरी यानी याद करना, बाद में पढ़ाएंगे हम कि क्या होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन लेवल। तो यही इसका आंसर सही है। जो कहीं डाउट होगा आप मैसेज में लिख के भी डाल सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको जवाब भी दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो को स्टेटमेंट दिया गया है ए और आर, ठीक है। उसके बाद उस पर क्वेश्चंस हैं। इस नेचर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नेट में, इस बात को ध्यान रखिए। कथन क्या है, सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ये सही है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी संरचनात्मक सोच या सृजनात्मक सोच के लिए आपको कुछ न कुछ इंटेलिजेंस की जरूरत है, कुछ डिफरेंट सोच सकें। उसका मतलब होता है कुछ मौलिक गुण हमारे अंदर हो, कुछ हम फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलिबरेशन, ये 4 एलिमेंट क्रिएटिविटी के होते हैं। तो आप कुछ नया सोच पाएं, कुछ नया कर पाएं, इसके लिए थोड़ा इंटेलिजेंस जरूरी है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थी सृजनशील हों। स्टूडेंट्स विद हाई इंटेलिजेंस आर नॉट नेसेसरी क्रिएटिव। जो हाई इंटेलिजेंस का बच्चा होगा, जीनियस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव हो। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आंसर पर डिपेंड करता है। आंसर पूछा था बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? यहां लिखा, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड है क्रिएटिविटी के लिए, और यहां इन्होंने कहा कि हाई इंटेलिजेंस बच्चा वाला बच्चा कोई जरूरी नहीं क्रिएटिव है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन आपका ए ऑप्शन नहीं सही है। बी ऑप्शन, ए एंड आर करेक्ट। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच वाले क्वेश्चंस, चूंकि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड सारे क्वेश्चंस किए, आपकी कोशिश करेंगे कि सारे सिलेबस को कवर कर लें और तोड़ के इतना क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। बातों को जितना सुने रहेंगे उतना बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो अगर आप बातों को जान रहे होंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। राइटिंग डिसेबिलिटीज, ध्यान रखना, डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो इन्होंने पूछा है राइटिंग, लेखन निशक्तता, यानी लिखने में जिसको समस्या हो, इसके लिए डिस्ग्राफिया होता है। उसी तरह पठन विकार जो होता है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया होता है जिसमें कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्टिविटीज नहीं आती। इस तरीके से कई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डिसेबिलिटीज में डिस्ग्राफिया पूछा जाता है, डिस्कैलकुलिया पूछा जाता है, या डिसलेक्सिया भी बहुत। आपने कभी तारे जमीन मूवी देखा होता तो डिसलेक्सिया उस बच्चे को जिसको पढ़ता था बी को वह डी पढ़ता था, 3 को ऐसे लिख देता था। तो ये जो होता है ये पठन विकार के कारण ये सारी चीजें होती हैं, डिसलेक्सिया डिजीज होती है। तो वैसे ही लिखने में भी समस्या हो जाती है। पढ़ने लिखने दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब गलत पढ़ते हो तो इसी गलत राइटिंग में कन्वर्ट होता है। तो डिस्ग्राफिया होता है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, अब यहां देखिए इधर एक ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटीज। जेंडर आइडेंटिटीज यानी जिसको अपनी पहचान बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, वह कौन होता है? वह एडोलसेंस स्टेज का बच्चा होता है। एडोलसेंस स्टेज का बच्चा यानी कि एडोलसेंस स्टेज का बच्चा जो होता है उसके अंदर यह जेंडर आइडेंटिटीज की बहुत समस्या होती है। वो सोचता है कि हम कैसे अपने आप को क्या प्रमाणित करें, मैं ये कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कंफ्यूजन की स्थिति भी उसकी होती है। अब हालांकि आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो लगभग एडोलसेंस स्टेज से आगे निकल रहे होंगे, तो 18-19 साल से आगे के जा रहे होंगे। तो आप ये जान लीजिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह जो है या सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप जो है वह आपका जेंडर आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका है परख। परख एनईपी में आया है, ये एनईपी का टर्म है, ठीक है। पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये प्रचलन में आया। इसका फुल फॉर्म है परख, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू
एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह 360 डिग्री इवेल्युएशन की बात करता है, 360 डिग्री इवेल्युएशन की बात करता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके से फ्रेमवर्क किया गया है सिलेबस को कि आप हमेशा इवेल्युएशन करते रहेंगे, मेजरमेंट करते रहेंगे कि बच्चा हमेशा, नाम ही है परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी लगातार आपका असेसमेंट हो रहा होगा, एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास के लिए आपके लगातार मेजरमेंट किया जाएगा। तो मूल्यांकन के लिए ये चीज है, आपका नेशनल असेसमेंट सेंटर से ये जुड़ा हुआ है, और एनसीटी यही ऑप्शन ही बचा जो नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए। एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके हिसाब से? अधिगम के सूचना प्रक्रमण अधिगम अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग के अनुसार कौन सा नहीं है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और लर्न करना, यही है उसका मतलब। तो एक है लर्निंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये तो होगा, आप खुद सोचिए। ये नहीं है पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ये तो होगा, क्योंकि नॉलेज, जब भी आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो आपका नॉलेज जनरेट होता है। ठीक है, दूसरा है मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ नॉलेज, ये भी सही है। मेमोरी में नॉलेज स्टोर होता है, जो हम याद कर रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं, या हमारे मेमोरी में जो चीजें हैं, ये भी सही है। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ठीक है पूछ रहा है। थिंकिंग इज द लॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज, लॉजिकल मैनिपुलेशन ही है थिंकिंग। हम सोचते हैं, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसके आधार पर हम विचारों, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस प्रॉस कॉन्स जो भी सोच रहे हैं, तो हम लॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ नॉलेज ही है, ये भी सही है। दिस अप्रोच डज नॉट कैटेगराइज टाइप ऑफ नॉलेज, इसने कहा यह अधिगम ज्ञान के प्रकारों को श्रेणीबद्ध नहीं करता है। किस टाइप का आप नॉलेज जनरेट कर रहे हो, किस टाइप का प्रोसेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो वो कैटेगराइज करता है। जैसे हम अभी मेमोरी के लिए यही कह दिए कि मेमोरी क्या है, नॉलेज को एक्वायर करके आप रट्टा मार के बैठे रहते हो, उसको मेमोरी बेस कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, आपकी समझ होती है, और रिफ्लेक्टिव क्या होता है, आप उसके आधार पर रिफ्लेक्शन करते हो। तो अलग अलग बेसिस पे आप क्लासिफाई कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओंटोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी। ध्यान रखिएगा, क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी। लगता है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करा देंगे। तो ध्यान रखिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, टू टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। क्वालिटेटिव में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हाउ मच और हाउ गुड दो टर्म होते हैं। हाउ मच जहां मेजरमेंट हो सके कि 5 मीटर लंबा है, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, तो मेजरमेंट आप कर सकते हो। क्वालिटेटिव, आप बहुत अच्छे हैं, हाउ कितना आप अच्छे हैं इसका कोई गारंटी नहीं है कि 100 रुपए के हैं, कि 5 किलो के हैं, 100 ग्राम के हैं। तो मेजरमेंट जहां होगा उस जगह आप जान लीजिए कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात नहीं करेगा। क्वांटिटेटिव, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध रणनीतियों के सत्तामूलक अभिविन्यास को निरूपित करता है। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, ये एक तरीके से मेजरमेंट पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म मतलब जहां एक्यूरेसी पाई जाती है। अब देखते हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक सही, 4 में से एक सही, 100% एक्यूरेसी है। तो ऑब्जेक्टिविज्म में 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में 100% एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल काम है। आप बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो ये बताना मुश्किल काम है। तो क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च जो किया जाता है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, बहुत तरीके की अनुभव के आधार पे होता है। तो वह आंसर आएगा कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्शनिज्म के आधार पर ये आंसर सही है। फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये 4 डेवलपमेंट दिए। साइकोसेक्सुअल, इधर आंसर में क्या मिला, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अभी मैं कुछ देर पहले बता भी रहा था, ये आइडेंटिटी यानी पहचान, जेंडर आइडेंटिटी की बात जो कर रहे थे, तो एडोलसेंस स्टेज का बच्चा जो होता है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। रोल कंफ्यूजन, 18, 15, 17 साल का बच्चा है, उसके अपनी आइडेंटिटी बनाने की उसके अंदर सनक है, और आप कहते हो कि ये काम तुम करो, इतने बड़े हो गए करते नहीं हो, और वह जब वह काम करने लगता है या कोई और बड़ा काम कर रहा होता है तो आप कहते हो कि इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम इतना बड़ा काम करो। यानी वो खुद कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी के लिए तरसता रहता है। मनोसामाजिक विकास,
यही वो कंडीशन है जिसमें वह आइडेंटिटी वर्सेस रोल में रहता है। साइकोसेक्सुअल एनल स्टेज, यही वो आपका है जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में इससे रिलेट करता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको टर्म्स पता होंगे, बातें पता होंगी, तो आप डायरेक्ट चीजों को नहीं भी जान रहे होगे तो आंसर करेक्ट कर ले जाओगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसमें जैसे अभी बता रहे थे ना कि जो हमने कुछ देर पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बताई, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने लिखा था ऑब्जेक्टिव। उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन भी दिया है, साइकोमोटर डोमेन भी दिया है, अफेक्टिव डोमेन भी दिया है, लेकिन हमने कॉग्निटिव डोमेन को बताया था वहां पे। तो कॉग्निटिव यानी बुद्धि का विकास की बात की जा रही है। अब यहाँ दो ऑप्शन और बचते हैं, एक है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता की बात, ठीक है। रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा, आचार विषयक दुविधा का समाधान आपका ये है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, आप माइंड में जिसके पास ब्रेन है वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम हो रहा है, यानी कॉग्निटिव फॉर्मेशन उसका बेहतर है, जिसकी वजह से वो लॉजिकल चीजों को सॉल्व कर पा रहा है। आप बिना कॉग्निटिव डोमेन बेहतर रहे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ना रहे तो उतना आगे नहीं जा सकते। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले का है 2, बी का है 1, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। सृजनात्मक विचारण प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम, प्रिपरेशन, इवेल्युएशन, एलिमिनेशन, रिवीजन एंड इंक्यूबेशन। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हो। जैसे कोई प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हुआ, दिमाग में आया कि प्रॉब्लम ये इस तरह की है, यानी उसके लिए प्रिपरेशन करते हो कि ये काम करना है, जैसे मिल गया। इंक्यूबेशन क्या होता है, आप जैसे ही वो प्रॉब्लम आई आपके दिमाग में कुछ माइंड सेट होने लगता है कि अब ये करना है, तो एक थॉट प्रोसेस, एक इमेजिनेशन, एक थिंकिंग आपके सब कॉन्शियस माइंड में लगातार चलती रहती है। फिर एकाएक आपको सोल्यूशन मिल जाता है कि दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यही है, प्रिपरेशन पहला स्टेज है, इंक्यूबेशन दूसरा स्टेज है, तीसरा है इल्यूमिनेशन, थर्ड इल्यूमिनेशन है। और जैसे ही आप इल्यूमिनेट करते हो, यानी आपके पास आइडिया आ गया, तो आप उसको इवेल्युएट करते हो, आइडिया सही है कि नहीं, उसको इवेल्युएट करते हो, यानी चौथा ये करते हो, और पांचवा उसको रिवाइज करते हो। छठवां इन्होंने दिया नहीं, 6 ऑप्शंस हैं, उसको रिवीजन करके अप्लाई कर देने की बात है। रिवाइज करेंगे कि सही है कितना है, मूल्यांकन करने के बाद उसको रिवाइज करके अप्लाई कर देंगे। स्टेप्स और हैं इस चौथे के बाद। पांचवा ऑप्शन आपका है रिवीजन और रिव्यू, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, यानी 1 4 3 5 2। सॉरी, क्या पूछा था इसका, नीचे देखिए क्रम सही करने के लिए बोला था। AECBD, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसको समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, आंसर में कहीं एरर टेक्निकली अगर हम कर भी दिए तो अगर हमने एक्सप्लेन किया है तो उसका आंसर करेक्ट रहेगा, उसमें कोई इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन दूसरा कारण, ठीक है। जैसा कि पहले भी आप क्वेश्चन देख चुके हैं, इंटेलिजेंस इज टू सम एक्सटेंट एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। बुद्धि कुछ हद तक विरासत में प्राप्त विशिष्टता होती है। विरासत पे यानी माँ बाप के गुणों से आपको जेनेटिकली प्राप्त हो जाती है। दूसरा है पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बुद्धि पैदाइशी भी हमको माँ बाप से मिलती है, इनहेरिटेड मिलती है, और साथ ही साथ पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा ना रहे तो आपका इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट भी उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। अब आंसर पे आते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन है AR आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्या पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस कारण से हम कहेंगे बुद्धि कुछ हद तक विरासत में प्राप्त होती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वह उसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन वास्तव में क्या यह उसको क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहां कोई डाउट नहीं। कथन के क्वेश्चंस में कभी कभी डाउट होते हैं बच्चों को, लेकिन यहां कोई डाउट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस में तर्क में समस्या आ सकती है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देने वाली चीजें हैं, काफी
सोचने का विषय है इसमें। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में। यहां ध्यान से सुनिए, एक मैच करना है फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट कहता है फिक्स्ड रेशियो, नियत अनुपात, फिक्स्ड इंटरवल नियत अंतराल, वेरिएबल इंटरवल यानी परिवर्तनीय अंतराल, वेरिएबल रेशियो यानी परिवर्तनीय अनुपात। अब यहाँ पे पहला जो है फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो है क्या, इस बात को जानिए। फिक्स्ड रेशियो का मतलब जैसे आपको आपने बच्चे को दिया कि 5 पेज लिख लो तो तुम्हें एक चॉकलेट मैं दूंगा। अब बच्चा मोटिवेट है कि हम 5 पेज लिखे नहीं कि एक चॉकलेट हमको मिल जाएगा, ठीक है। यानी फिक्स रेशियो, 5 लिखा एक चॉकलेट मिला, 5 लिखा एक चॉकलेट मिला, तो उसके अंदर इस तरह की चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे थोड़ा देखिए, देखना है किस तरह कहा है। व्यक्ति इंडिविजुअल्स आर रेनफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स दे मेक आफ्टर वेरियस टाइम, रिस्पॉन्सेज अकर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर रेनफोर्समेंट। देखो, रिस्पॉन्सेज अकर्स ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जैसे मैंने कहा ना, रिस्पॉन्स 5 पेज का करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगा। यानी अनुक्रिया पुनर्बलन से पूर्व, पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट, यानी कुछ आप उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे अवार्ड दे रहे हो एक तरीके से, एक निश्चित बार होती है, तो इसका ये फिक्स रेशियो से है, ठीक है। दूसरा है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब फिक्स टाइम गैप, जैसे हमको आपको सैलरी मिलती है या जो जॉब कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे, तो 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। इंटरवल कितना हुआ, 30 डेज का। 30 डेज के बाद आपको हर हाल में सैलरी मिल जा रही है। तो ऐसा कहां है, 4 ऑप्शन है आपके पास। द रीइंफोर्समेंट में अकर आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, पुनर्बलन कई बार की अनुक्रिया के बाद हो सकता है। कभी कभी आप ये भी देख लीजिए कि पहले का 2 आ गया, तो पहले का 2 आ गया, यानी ए का 2 आंसर आ गया, तो अब बी का 4 ही होगा। इसको करने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अब बी का 4 ही होगा, आपको पता है कि ए में यहां तो देखा जाए तो ये आंसर यहीं से सेट हो गया, लेकिन बी का 4 क्यों है, देखिए। No reinforcement is given until a certain interval of time has elapsed। एक निश्चित समय अंतराल समाप्त होने से पूर्व कोई पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि 1 तारीख को सैलरी आएगी तो 1 तारीख को ही आएगी, यानी सर्टेन टाइम गैप है, यानी 30 डेज या 31 डेज के बाद ही सैलरी आएगी। सेम तरीका यहाँ पे भी है, नियत अंतराल, ये नियत अंतराल पे है। निश्चित समय अंतराल यानी नियत अंतराल समाप्त होने से पूर्व कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आएगा। रीइंफोर्स मतलब अवार्ड एक तरीके से। ये रीइंफोर्समेंट की बात सबसे पहले बीएफ स्किनर ने की थी। उन्होंने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ लगातार प्रतिक्रिया होने पर अगर वह सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है या नकारात्मक हो रही है, दोनों तरीके पुनर्बलन देने की बात की उन्होंने। पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चा लगातार खराब काम कर रहा है तो उसको पनिश भी कर सकते हो अलग तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखा जाए तो पनिशमेंट फुल्ली प्रोहिबिटेड फॉर टीचर्स, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी अगर हम इग्नोर भी कर रहे हैं तो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाओ, इस कारण से। और पनिशमेंट का प्रोविजन कहीं भी नहीं है, इसलिए गलती से इस बारे में विचार भी मत करिएगा। सी में 1 है, सी में परिवर्तनीय अंतराल, यानी डिफरेंस होता जा रहा है। परिवर्तनीय अंतराल यानी कि कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाए, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आपको पता है कि इस तारीख को एग्जाम होता है, लेकिन टीचर कभी कभी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, आज ही हम लेंगे, तो आपको पता नहीं होता है। इंडिविजुअल्स आर रेनफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स दे मेक आफ्टर वेरियस टाइम। व्यक्ति उस प्रथम अनुक्रिया है तो पुनर्बलित होते हैं जो वे विभिन्न समय अंतराल व्यतीत होने के बाद करते हैं। मतलब लगातार मेंटली प्रिपेयर रहता है कि कभी भी हो सकता है ये चीज, तो उससे बेहतर रिस्पॉन्स उसको मिलता है। लास्ट आपका है थर्ड है, डी में थर्ड है वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल इंटरवल जो है यानी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको 1-2 भी एक्यूरेसी पे आप चल पाते हो तो आप चलने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलाइए। स्टीरियोटाइप रिप्लेसमेंट, काउंटर स्टीरियोटाइप इमेजिंग, इंडिविजुएटिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा ना, इस तरह का आपको आना ही आना है, ऐसा नहीं कि आप उससे भाग सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं, अटेम्प्ट आपको करना ही है। देखिए क्या होता है, स्टीरियोटाइप माने रूढ़िवादी विचारधारा। अब रिप्लेसमेंट है, स्टीरियोटाइप रिप्लेसमेंट मतलब उसके अगेंस्ट बात होगी, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मतलब कि अब उसके अगेंस्ट बात होगी।
तो आप स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी है, तो अब रूढ़िवादी नहीं रहे। तो अब देखिए ऐसा क्या होगा। यहाँ है बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, लर्न अबाउट ए रेंज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, प्लान अहेड इन टीचिंग, विभिन्न सामाजिक समूहों व्यक्तियों के रेंज के बारे में जानना। थर्ड ऑप्शन है गैर रूढ़, देखिए सीधे सीधे लिख दिया है, गैर रूढ़ उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए पूर्व योजना बनाना। गैर रूढ़ का मतलब हुआ कि अब वो रूढ़ के अगेंस्ट काम कर रहा है। नाम क्यों है, स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़ वाला है, और यहाँ प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, गैर रूढ़ से होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां सही है। अब आपको सीधे सीधे पता चल गया यही आंसर है। अब चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन और भी आगे चीजों को समझ लीजिए। दूसरा आपका ऑप्शन है बी में प्रतिरूढ़ छवि बनाना, यानी जस्ट अपोजिट, नाम ही है प्रतिरूढ़, काउंटर स्टीरियो टाइप इमेजिन। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये आपका दूसरा प्रतिरूढ़ छवि बनाना, दूसरा का बी में कौन सा सही है, बी में 2। लर्न अबाउट ए रेंज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सोशियो ग्रुप, विभिन्न सामाजिक समूह के व्यक्तियों की रेंज के बारे में जानना। 2 करेक्ट हो गया, 4 1 भी आपको मिल गए हैं। इसका आंसर आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आप, अधिगम अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग। आपका ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ लर्निंग में किस तरीके से आप इसको एक लेवल पे लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका एक्सपोजर होता है। ठीक है, एक्सपोजर के बाद आपका कंप्रिहेंशन होता है, कंप्रिहेंशन के बाद आप रिकॉल करेंगे या लर्निंग होगी। ठीक है, लर्निंग लास्ट ऑप्शन होगा, लर्निंग लास्ट ऑप्शन होगा, एक्सपोजर, रिकॉल, प्रोसेसिंग। एक्सपोजर यानी आपके सामने समस्या दिखाया गया कोई, एक्सपोजर का मतलब आपके सामने कोई समस्या दिखाया गया। ठीक है, और उस समस्या के बाद आप उसको समझेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है, तो ए सबसे पहले समस्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया। फिर उस चीज को प्रोसेस करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। प्रोसेस करने के बाद आप उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जैसे कोई भी समस्या आ गई तो आप समस्या को देख के, एक्सपोजर हुआ आपके सामने ये प्रॉब्लम्स है, और उसको प्रोसेस किया यानी समझा उसको, और समझने के बाद आपको बोध उसका होगा। ठीक है, कंप्रिहेंशन, बोध मतलब समझ, जैसे बोले थे ना नॉलेज लेवल के बाद कंप्रिहेंशन, फिर यानी कंप्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, तो कंप्रिहेंशन का मतलब बोध हुआ, समझ डेवलप हुई उसके बारे में। ठीक है, जब समझ डेवलप हुई और उसको फिर आपने फाइनल करके रिकॉल किया, जो चीज समझ में आ गया उसको अगर बार बार रिकॉल यानी दोहराते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है, तो लर्निंग आपकी हो जाएगी। यानी कि इसमें ए सी डी बी ई, ये चौथा नंबर है, ए सी डी बी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सही कथन नहीं है। ध्यान देने की बात है, ये लाइन हमेशा ध्यान रखा कीजिए, नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं है, बहुत बार हाँ आपके दिमाग में लग जाता है पर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेंट बिहेवियर इज एस्टिमेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली। यहाँ पे भी ऑपरेंट बिहेवियर यानी डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस जहां है, विभेदक उद्दीपन की उपस्थिति में सक्रिय व्यवहार प्रसारित होना। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई थी वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि बीएफ स्किनर ने दी है, बिहेवियरिस्टिक थे। लर्निंग इज द इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लर्निंग इज द इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अधिगम दीर्घावधि स्मृति में सूचना को कूटबद्ध करता है। जब लर्निंग होती है, लंबे समय तक आप दिमाग में चीजों को ध्यान में रखते हैं तो वो आपके दिमाग में बनी रहती है। ये भी सही है, ये भी सही है। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन, ये लाइन सही नहीं है। आपको सेल्फ रेगुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि हम अपने आप को कंट्रोल कैसे रख पा रहे हैं, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने एक्टिविटीज के द्वारा। हम क्या, हमारे अंदर वो सेल्फ रेगुलेशन है कि नहीं, कि हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, यानी ये आपका सही नहीं है। क्या लाइन, सभी अलग अलग बातें हैं, इसमें ये लाइन सही नहीं है क्योंकि लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेल्फ रेगुलेशन। लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीखते हो, जानते हो, और उससे अपने आप को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है। आप पढ़ते हो, लैंग्वेज से आपकी समझ बढ़ती है, उससे आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते हो। लास्ट था उत्तरदाता का व्यवहार
अनअनुकूलित उद्दीपन की उपस्थिति में प्राप्त होता है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज एलिसिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसका मतलब है देखो कि उत्तरदाता, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, व्यवहार अनअनुकूलित, अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब मैंने पहले भी बताया, वो ड्राइव, जैसे कहा ना कि आपकी मेरे सामने अच्छे से मिठाई ला के रख दी जाए तो मेरे लिए स्टिमुलस क्या है, स्वीट्स हैं, और मेरा मन अगर मिठाई खाने का बहुत कर रहा है तो हमारे मुंह में सलाइवेशन ऑटोमेटिक होगा। ये क्या कहलाता है कि अनकंडीशनड, यानी कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशन के साथ हम जब स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो हम रिस्पॉन्स करेंगे यानी सलाइवेशन हो रहा है, वही तो वही है रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज एलिसिटेड, या उत्तरदाता के व्यवहार अनअनुकूलित उद्दीपन यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस की उपस्थिति में प्राप्त होता है, हर हाल में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये सी था, जो गलत था और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए जनरल लेसन प्लान अरेंज द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। लेसन प्लान जो बीएड वगैरह किए रहते हैं बच्चे, उनको तो पता रहता है कि क्या लेसन प्लान कैसे फॉर्मेट है। हर्बाटियन लेसन प्लान पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर मटेरियल क्या क्या उपयोग किया गया, फिर प्रेजेंटेशन के लिए आप स्टेटमेंट देंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसे दिया रहता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए जो दिया है आपको। तो सबसे पहला क्या है, पहली बात तो सारे स्टेप्स लिखा हो कोई जरूरी नहीं, तो जितना स्टेप्स अवेलेबल हैं इन्हीं को आप अरेंज कर लीजिए ऑर्डर में। आकलन यानी असेसमेंट, ये बात की चीज है, अभी शुरुआत की बात नहीं है। पाठ्य सामग्री का चयन, ये जरूरी है, क्या पढ़ाना है ये आपको पता होना चाहिए। रिकैप्चुलेशन यानी इसका मतलब ये होता है जब पढ़ाने के बाद आप पुनरावृत्ति के प्रश्न, यानी टीचर पढ़ाने के बाद सोचता है कि क्या ये चीजें जान पाया, तो लास्ट में पूछा जाता है। सामग्री वितरण, कंटेंट डिलीवरी, यही प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यही प्रेजेंटेशन है। फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यही जो मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है। वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वहीं से लिखे जाते हैं, वही कि छात्र इन परिभाषाओं को बता सकेगा, इसकी व्याख्या कर सकेगा, इसको अप्लाई कर सकेगा, इस तरह के क्वेश्चंस वही बनते हैं। वही नॉलेज लेवल, कंप्रिहेंशन लेवल, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन जो मैंने लेवल बताया था वही से है। यानी पहला स्टेप यह है, यानी ई सबसे पहले आएगा। ई के बाद आपका क्या है, जैसे ही उद्देश्य निर्धारित हो गया, पाठ्य सामग्री का चयन हो गया, बी हो गया। जैसे ही पाठ्य सामग्री का चयन हो गया, अब उसके बाद आपका कहां गया, कंटेंट डिलीवरी, यानी हम जो बोलेंगे, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी मतलब पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन जो करेंगे। जैसे इस समय जब मैं क्लास में आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये चीजें आज टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता दूंगा, वो मेरा उद्देश्य था। दूसरा मेरा पाठ्य सामग्री का चयन क्या किया, टीचिंग एप्टीट्यूड, और वो भी 10 साल का पेपर, 1 साल का क्या 6 महीने के पेपर, जान लीजिए दिसंबर 2025 के पेपर को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। दिसंबर 2025 जो 25 दिसंबर और 26 में जनवरी में एग्जाम कंडक्ट हुए, 11 सेट्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसमें से 10 सेट का मैं पेपर उठाकर आपको पढ़ा रहा हूं। तो वहां से आपने EBD का मतलब कंटेंट ले लिया। कंटेंट के बाद हमने लास्ट में पढ़ाते समय रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, अब हम यहाँ पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि हम क्लास लेके आपको छोड़ देंगे, बच्चे सामने होते हैं तो हम पढ़ाने के बाद आप पूछते हो, जो ऑब्जेक्टिव बना के लाए हो कि ये बता सकेगा, पढ़ाने के बाद छोटे क्वेश्चंस देके पूछ सकते हैं, और ओरल भी पूछ सकते हैं, रिटन में भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा था क्या वो बच्चा सीख पाया कि नहीं, उसको कहते हैं रिकैप्चुलेशन या रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। और उसके बाद असेसमेंट, आपका लास्ट असेसमेंट जो एग्जाम कंडक्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट, वो सारी चीजें। तो ये आपका पाठ्य योजना के लिए ये तरीका था। ये असेसमेंट आपका उसी क्लास के लिए है। फॉर्मेटिव समेटिव, आपके फॉर्मेटिव 6 महीना, 1 महीना, रोज रेगुलर बेसिस पे भी आप जो पूछते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव जो आपका 6 माही सालाना होता है, हाफ ईयरली एनुअली होता है, उसके लिए होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। EBDCA इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टीचर आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, देन सी इज आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर, यदि कोई शिक्षिका कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में प्रश्न पूछती तो वह एक प्रकार का प्रश्न पूछ रही है। रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल या रीजनिंग लेवल। यह मेमोरी लेवल है। देखिए मैंने शुरू में बताया था, मेमोरी लेवल
अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्शन लेवल। 3 लेवल की आपकी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल या रिफ्लेक्शन, ये 3 लेवल की टीचिंग होती है। मेमोरी आपका रूट मेमोरी को मजबूत करती है, जैसे छोटा बच्चा है या हम ही आप हैं, कुछ चीजें तो याद होनी ही चाहिए। और जैसे फार्मूला है, नॉर्मल काउंटिंग है, अगर मेमोरी लेवल आपकी बढ़िया नहीं रहेगी तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर नहीं होगा। आप कहीं व्याख्या कर रहे हैं, कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं स्पीच दे रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो फैक्ट्स आपको याद होना जरूरी चाहिए। तो सबसे छोटी लेवल की चीज है फैक्चुअल, जो होती है वो मेमोरी लेवल पे होती है। अंडरस्टैंडिंग उस बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट बेहतर होता है और हम उसके लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात करते हैं। और जैसे हायर क्लास में चले गए, छोटा बच्चा मेमोरी लेवल पे ज्यादा काम करता है, मीडियम में आते हैं तो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अब हायर क्लास आप रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं, नेट क्वालिफाई करने वाले हैं, जेआरएफ होंगे, कल असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर आपका बेहतर होगा, जिससे कि आप कुछ भी थॉट डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं आपके पुराने फैक्ट्स के बेसिस पे। यानी ये रहेगा तो ये बनेगा और ये रहेगा तो ये बनेगा। तो इन दोनों तीनों चीजों का महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेमोरी लेवल है, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बारे में पूछा गया है। ऊंचाई एक फैक्चुअल बात है कि इतना मीटर ऊंची है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं जानना है कितना मीटर ऊंची है, जानना है कि ये किस लेवल का नॉलेज है। तो मेमोरी लेवल की बात की गई है वहां। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को विकथन, दूसरे को कारण दिया गया है। कथन में है आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी व्यक्ति के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपको मैं कितना ही पढ़ाता रहूं, अगर आप के अंदर ये ड्राइव नहीं है कि मुझे अच्छा करना है, तो आप जान लीजिए कि आपको सिखाना कठिन काम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे अंदर इंटरनल या सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सबसे बेहतर चीज है। तो ये इस सही स्टेटमेंट है, आंतरिक प्रेरणा किसी व्यक्ति के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके मन में अगर वो पैशन है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक शिक्षक शिक्षार्थी को सीखने में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर सकता। यह लाइन गलत है, अनुभव चाहे जिसका चाहे जैसा हो, लेकिन पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर सकता ये सही नहीं है। टीचर के अंदर इतना चीजें होनी चाहिए कि वो मेथोडोलॉजी इस तरह का इस्तेमाल करे, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे, क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि बच्चा हर हाल में मोटिवेट होकर क्लास में पढ़ने आए। यानी ये लाइन जो है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को सीखने में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो उसे प्रेरित कर सकता है। ठीक है, अगला है, ठीक है, ये लाइन सही है, सही मतलब कथन ए सही है, कथन आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है 22nd क्वेश्चन, आपको कोड मिलाना है यहाँ पे भी। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को देखना है। एक प्लेसमेंट वर्ड है, एक फॉर्मेटिव है, एक डायग्नोस्टिक है, एक समेटिव है। यहाँ पे भी आप चाहेंगे तो कुछ चीजें इतनी देर से लगातार सुनते सुनते आपको समझ में आ रहा होगा। समेटिव जो वर्ष के दौरान एग्जाम करे जाते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस क्लास में पढ़ाने के दौरान या बच्चे टेस्ट के बाद आप उसके आंसर को देखते हो, प्रॉब्लम जानते हो कि क्यों बच्चा इतना फीडबैक, उसका मार्क्स क्यों कम आया, तो उस मार्क्स को जानने के लिए उसके पीछे के रीजंस जानते हैं और उस प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं जिससे कि बच्चा बेहतर परफॉर्म कर ले। फॉर्मेटिव का मतलब डे टू डे क्लास एक्टिविटीज में जो फीडबैक लिया जाता है, पूछा जाता रहता है, क्वेश्चन आंसर किया जाता रहता है टीचर के द्वारा, उसके द्वारा भी असेसमेंट होता रहता है बच्चे का। टीचर को अपने क्लास के एक एक बच्चे के बारे में पता होता है, क्योंकि वो पूछ रहा है, पढ़ा रहा है, उसके हाव भाव, उसके परफॉर्मेंस को वो मेजर कर लेता है और उसी जगह वो जानने लगता है कि बच्चा अच्छा है, खराब है, तेज है, कमजोर है। ठीक है, प्लेसमेंट वो आइडियाज है। ठीक है, अब आप देखते चलो। पहला है शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करना। निगरानी कौन करेगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, निगरानी लगातार उसकी हो रही है। टू नो सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारणों का डायग्नोसिस। ठीक है, यानी टू नो कॉज टू प्रोवाइड रेमेडीज फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज। तो डायग्नोसिस भी आपकी यही हो रही है। आपको ये पता चल गया कि 2 का 1 में है, 3 का 2 बी में है, थर्ड यानी बी और ए मतलब सेकेंड, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड थर्ड किसी में नहीं है, तो ऐसे ही आप जान गए C1 D4। लेकिन फिर भी कर लीजिए C1 और D4, D का 4।
ये लिखा है, यह पता लगाने के लिए निर्देश किस हद तक प्राप्त करने में उद्देश्य को सफल रहा। टू फाइंड आउट द, हिंदी इंग्लिश वर्जन में कहीं कहीं समस्या है, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी जितना आपने टारगेट दिया था वो कितना अचीव हुए। ये समेटिव एग्जाम जब होता है, आपके छमाही सालाना होता है तो, या हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम्स होते हैं, तो पता चल जाता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, पता चलता है कि समेटिव कैसा है। और उसी तरीके से फर्स्ट का भी आपका है, आपको आंसर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी एक स्किल है कि एग्जाम में आप आंसर कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके चारों ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहे होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 1 ऑप्शन भी आ रहा होगा तो आप काफी हद तक सेट कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द लिस्ट 1 2, ठीक है। पहला है टू डेवलप मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, दूसरा है इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, तीसरा है टीचर इज मोर एक्टिव एंड डोमिनेंट, चौथा है क्राइमिंग एबिलिटी यानी रूट मेमोरी की बात की गई है। ये जब आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो ये चीजें आती हैं। फोकस, फोकस पे क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका है कि आप इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, स्टेटमेंट पर्पस का क्या रहेगा, और टू डेवलप मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के मानसिक। ध्यान रखिए लेसन प्लान बनाते हैं जब आप, तो लेसन प्लान बनाते समय आपको ध्यान रखना होता है कि आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से आप फोकस करते हो। आपका सिंटैक्स से डिसाइड करता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है। आपका सोशल सिस्टम ये बताता है कि क्लासरूम का इंटरेक्शन कैसा है, और सपोर्ट सिस्टम आपका ओरल या रिटन किस तरीके की रूट मेमोरी है उसकी, ये सारी चीजों को शो करता है। तो आपका सिंटैक्स आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ऐसे भी आप देखते तो बी में दूसरा एक ही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका आ रहा होता कि सिंटैक्स का मतलब इंट्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन यानी इंट्रोडक्शन होता कि ये भी जान लीजिए, पता नहीं आपने कभी पढ़ा है कि नहीं उस चीज को। जब आप पढ़ाने जाते हैं तो टीचर को प्रीवियस नॉलेज से टीचर स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ता है, वो पूछता है पहले उसके बारे में, अगर बच्चा उसको बताता है फिर वो बताता है कि आज मैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी वो स्टेटमेंट देने के पहले कि क्या पढ़ाना है उसको, या अपना प्रेजेंटेशन देने के पहले स्टूडेंट से इतना क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन करता है कि जिससे वो जान सके कि वो बच्चे का इंटरिंग बिहेवियर कैसा है और टर्मिनल बिहेवियर उस क्लास का क्या होगा। इंटरिंग बिहेवियर यानी बच्चे का लेवल क्या है और उसको क्या पढ़ाना है, क्योंकि उसको अंततः इंटरिंग बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर तक लाना है, तो वह इस बात को ध्यान रखेगा। तो आपका रटने की क्षमता, फोकस जो है आपका वो टारगेट है, कहाँ गया, स्टेटमेंट परिचय हो गया, शिक्षक अधिक सक्रिय और प्रबल है। ये आपका सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, सोशल सिस्टम क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप देखते हो कि टीचर डोमिनेंट है कि स्टूडेंट्स, कहीं टीचर सेंट्रिक होता है, कहीं लर्नर सेंट्रिक होता है। टीचर सेंट्रिक क्यों होता है, टीचर सेंट्रिक मतलब टीचर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और बच्चा जैसे लेक्चर मेथड से कोई पढ़ा रहा है तो टीचर ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंट रहता है, पढ़ाता रहता है। जबकि आज की तारीख में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पे बात की गई है, यानी टॉपिक डेवलप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चा किस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे बढ़े कि जिससे कि टीचर का टॉपिक जो डेवलप हो रहा है बच्चे के सपोर्ट से डेवलप हो, तो लर्निंग बेहतर होती है। तो ऐसे भी आप जान गए थे। सेकंड का बी है, बी में सेकंड मतलब कि ये, ठीक है, बी वाले में सेकंड मतलब ये एक मात्र ही है। सी में 4 है, सी में 4 अभी मैंने बता दिया ये है। डी में 1 है, डी में रटने की क्षमता, रूट मेमोरी या जो भी सपोर्ट सिस्टम आपका है वह किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है। और डी में 1 था, और ए में 3 है, ए में 3rd यानी फोकस, प्रशिक्षण के मानसिक पहलुओं का विकास, टू डेवलप मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करते समय ध्यान रखा गया कि बच्चे को किस लेवल तक, यानी उसका टर्मिनल बिहेवियर कहां लाया जाएगा। ये आपके आंसर इसके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से प्रशिक्षण के उपागम व्यवहार सिद्धांतों के साइबरनेटिक समूह से विकसित किए गए। ध्यान रखिएगा, साइबरनेटिक समूह की बात की गई है, जहां सेल्फ कंट्रोल की बात की जाती है, सेल्फ कंट्रोल की बात की जाती है, और इसमें सिर्फ
ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं। एक है थ्योरी टू प्रैक्टिस मॉडल, यानी सिद्धांत से अभ्यास, और थ्योरी टू लॉ मॉडल, यानी आपको साइंटिफिक रूप से कोई आप नियम कानून बनाते हो। सिमुलेशन, यही 2 सिद्धांत इसके हैं, थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी चीज है, इन दोनों को आप जान लीजिए। ए और सी यही इसके आंसर हैं। और अभ्यास से सिद्धांत प्रतिरूप या प्रैक्टिस टू थ्योरी मॉडल, ये आपका साइबरनेटिक्स ग्रुप ऑफ बिहेवियर नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत सिर्फ आपका थ्योरी टू प्रैक्टिस है, यानी ए और सी, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन दूसरा उसका कारण, ठीक है। स्वयं कोर्स, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था स्वयं के बारे में। स्वयं कोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी लर्नर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये सही बात है। स्वयं कोर्सेज आर टेलीकास्ट ऑन ज्ञानवाणी, निःशुल्क है, एंड डीडी चैनल पर, यह गलत इंफॉर्मेशन है। वह ज्ञानवाणी और डीडी चैनल पर नहीं, स्वयं प्रभा चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके 40 चैनल्स हैं लगभग स्वयं प्रभा के, और उस पे वो आता है स्वयं का प्रोग्राम, ठीक है। ज्ञानवाणी और डीडी चैनल पर नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाँ, ए सही है, आर गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये चीजें तो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि पहला ऑप्शन जो होता है उसमें ए आर दोनों सही होते हैं, और ए है आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरे में होता है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तीसरे में होता है ए सही आर गलत है, चौथे में होता है ए इज रॉन्ग आर इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसको स्पीड आपकी बढ़ जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। फिर देखिए स्वयं से संबंधित क्वेश्चन है। स्वयं सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है, वेरी गुड, क्योंकि वह एक्टिविटी बेस्ड है। मूक नीड स्मार्ट बोर्ड, ये गलत है। मूक क्या होता है? मूक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, इसके बारे में भी जान लीजिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इसे पूछा जाता है। मूक ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं जो चलते हैं ओपन कोर्सेज, तो उसमें आपको स्मार्ट बोर्ड आवश्यक है। आप मोबाइल लैपटॉप पे भी काम कर लेते हो, यानी स्मार्ट बोर्ड का, जिसे हम पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड है, इसका कंपलसरी है, इसके द्वारा आप एजुकेशन ले रहे हो, ऐसा नहीं है। इन लेक्चर में था टीचर स्पीक्स ओनली, स्टूडेंट क्वेश्चनिंग इज नॉट अलाउड। व्याख्यान विधि में शिक्षक केवल बोलता है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। यहां पर तो संभव है क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वन वे कर रहे हैं, पर क्लासरूम इन्वायरमेंट में लेक्चर मेथड से टीचर पढ़ा रहा है तो ज्यादा जरूर वो बोलता है, टीचर सेंट्रिक क्लास होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर सकता, कर सकता है। आप भी क्लास किए हो, आप भी जान रहे हो कि ऐसा नहीं है, क्लास कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है OHP कैन बी यूज टू प्ले ए CD, किसी CD को चलाने के लिए OHP प्रयोग किया जा सकता है। OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, पहले हम लोग पढ़े थे तो चलता था, अब तो सब ऑनलाइन अवेलेबल है, स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल है। तो OHP पे स्लाइड्स रखी जाती थी, स्लाइड पे प्रिंट करके लिख के उसको रखा जाता था, तो लाइट से प्रोजेक्ट किया जाता था ओवरहेड प्रोजेक्टर, और उससे क्लास चलती थी, उसमें CD की जरूरत नहीं होती थी, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। विद्यांजलि सुधारात्मक कक्षाओं की एक पहल है। विद्यांजलि इज एन इनिशिएटिव ऑफ रेमेडियल क्लासेज, यस गवर्नमेंट ने ये काम किया है। विद्यांजलि के द्वारा रेमेडियल क्लासेज, यानी जो बच्चों को समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए रेमेडियल क्लासेज चलती हैं। तो आपका सही कौन सा रहा? ए सही रहा, ए सही रहा और ई सही रहा, ए एंड ई। 26 का बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, टू अपीयर इन द नेट एग्जाम वन मस्ट, ये तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे भी आना चाहिए, वन मस्ट है 55% मार्क्स इन द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। दिस इज नेट की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर स्तर के विषय में 55% अंक अनिवार्य है। ये सही बात है, लेकिन यहां पूछा क्या है? क्या यह नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन है, क्या ये प्लेसमेंट इवेल्युएशन है, या क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट है? यह क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन है। कैसे? आपको मैं बता दे रहा हूं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो डे बाय डे रेगुलर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते समय किया जाता है। नॉन रेफरेंस प्लेसमेंट इवेल्युएशन एक अलग विषय है, इसका कुछ इससे लेना देना नहीं है। नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन, दोनों वर्ड को बोला जाता है NRT एंड CRT। एक क्लासरूम में एक टेस्ट आपने 10 नंबर का कंडक्ट किया, 100 नंबर का टेस्ट कंडक्ट किया, उस 100 नंबर के टेस्ट में एक बच्चा 20 नंबर पाए, वो हाईएस्ट हो।
तो देखा जाए तो फेल है, 33% पासिंग मार्क्स है। लेकिन वो अगर 20 नंबर भी पाया लेकिन क्लास में कोई नहीं पाया है तो कहा जाएगा कि कंपैरेटिवली सबसे तेज बच्चा यही है, उसको सबसे तेज का तमगा मिलेगा। यानी एक क्लासरूम में एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना करने में एनआरटी टेस्ट काम देता है, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसको मानक संदर्भित मूल्यांकन या मानक संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है। और सीआरटी क्या होता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नाम ही है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया कि 55% अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं हो। तो वैसे ही 100 में अगर 33 नंबर नहीं पास किए, चाहे पूरा क्लास 20 नंबर से नीचे हो, सभी फेल कहलाएंगे। जो 33 पाया होगा वही पास कहलाएगा। तो यहाँ पे 55% एक क्राइटेरिया है कि इतना आपको पीजी में रखना है। अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट आप हैं अगर, तो इतना आपको रखना पड़ेगा। और उसके तहत यहाँ पर ये आंसर सही है, आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 असेसमेंट रूब्रिक्स मैच कराने वाला क्वेश्चन है। असेसमेंट रूब्रिक्स क्या होता है? जैसे कोई दौड़ हो या कोई मार्च पास्ट हो रहा हो, तो मार्च पास्ट में हम कुछ क्राइटेरिया मार्क्स के दे देते हैं कि जो बच्चा सबसे बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में होगा तो उस ड्रेसिंग सेंस वाले को 10-10 नंबर का 5 क्राइटेरिया बना दिया गया, ड्रेसिंग सेंस पे बना दिया, उसके मूवमेंट पे बना दिया गया, उसके ड्रिल पे बना दिया गया, कुछ ऐसे ही 5 क्राइटेरिया बना देंगे। तो क्राइटेरिया जो बना दिया जाता है, किस क्राइटेरिया पे कितने मार्क्स देंगे, आजकल छोटी छोटी बातों पे रैंक दिया जाता है। तो वही है असेसमेंट रूब्रिक्स जो होता है, एक ग्रिड ऑफ मार्किंग स्कोर। ठीक है, ग्रिड है। कॉन्सेप्ट मैप, इसके बारे में कुछ देर पहले हमने बात किया था। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप का मतलब एक आपके पास डिजाइन विजुअल आपके पास आ गया, एक मैप आ गया कि कैसे होगा। फिर भी आप देख लीजिए, ए का पहला ऑप्शन ये हो गया, आपका आंसर यहीं से मिल गया, बात ही खत्म हो गई। मतलब आप डायरेक्ट चाहें तो एक के बारे में अगर श्योर हैं तो कोई बात ही नहीं। ई पोर्टफोलियो, नाम ही है ई पोर्टफोलियो, एन ऑनलाइन स्पेस। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आंसरिंग आपको टेक्निक से भी करनी है जिससे कि आप सफल हों। तो जो आ रहा है उसको पहले, तो आपको ई पोर्टफोलियो पता है, एन ऑनलाइन स्पेस वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टोर एंड ऑर्गेनाइज असाइनमेंट एक्सेट्रा। तो ई पोर्टफोलियो आपका थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे ऐसे भी मिल जाएगा कि डी जो है थर्ड में है, चूंकि आपने तो सही लगा ही दिया एक ही बार में, लेकिन ऐसे भी कॉन्सेप्ट वाइज जान लीजिए। बी में आपका फोर्थ है, बी आपका फोर्थ है कॉन्सेप्ट। मैंने अभी बताया था विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनेक्शन विद डिफरेंट लिंक्स। आपको एक रूट मैप माइंड में बन जाता है कि ऐसे 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 हमको करना है, यही कॉन्सेप्ट मैप होता है। और पॉडकास्ट एंड ब्लॉग आजकल आप देखते हैं तो उसमें विजुअल एंड वर्बल फाइल्स होती हैं। पॉडकास्ट देखते हैं, एक विजुअल और वर्बल दोनों होती हैं पॉडकास्ट एंड ब्लॉग का। तो आपका आंसर यहाँ सी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और स्मार्ट बिहेवियर दिखाइए एग्जाम में, जो ऑप्शन आपको बहुत बेहतर आ रहे हो उनको टिक करिएगा, जिससे कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही सेम ए और आर। अब आप जानिए, पहला अभिकथन है, आनुवंशिकता किसी व्यक्ति की स्वयं की अधिगम क्षमताओं को प्रभावित करती है। आनुवंशिकता किसी व्यक्ति की स्वयं की अधिगम क्षमताओं को, यानी आपकी हेरिडिटी अफेक्ट वंस ओन लर्निंग एबिलिटी। हेरिडिटी में आपको इंटेलिजेंस आपका प्रभावित हो सकता है, लर्निंग एबिलिटीज आपकी अच्छी बुरी हो सकती हैं, कुछ नई चीजें आपको मिलती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की स्वयं की अधिगम क्षमताओं को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक किसी व्यक्ति की स्वयं की अधिगम क्षमताओं को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक होते हैं। देयर आर सोशियो इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट वंस ओन लर्निंग एबिलिटी। लर्निंग एबिलिटी को ये भी प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। आर स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं करता क्योंकि दोनों एक दूसरे से, वो आनुवंशिकता से संबंधित है और ये आपके इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है आर ए की। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट मत रखिए क्योंकि यहां सीधे कर दिया ना, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी अफेक्ट द ओन लर्निंग एबिलिटी। अरे किसी को कुछ हाथ पैर में समस्या हो जाए, दिमाग में समस्या हो जाए तो लर्निंग एबिलिटी तो प्रभावित होगी ही, जो उसे पैदाइशी गुण के कारण भी मिल सकती है। दूसरा है आपका लर्निंग क्षमताओं को प्रभावित करता है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। गरीब हैं, बहुत इंटेलिजेंस है, तब भी कभी कभी आगे चीजें नहीं आ पाती हैं क्योंकि समस्याएं उसे होती हैं प्राप्त करने में।
निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला है ऑन ब्लैक बोर्ड वी कैन डू स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड यूजेज, ये सही है। बुलेटिन बोर्ड यूजेज स्मॉल मैग्नेट एंड इज ऑफ टिन एंड आयरन, ये टिन एंड आयरन से नहीं बना होता, कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा है ये क्या वर्ड था, मिक्स्ड है आयरन का, लेकिन कुछ और उस पे है। मैप एंड एटलस आर 3D डिपिक्शन ऑफ द वर्ल्ड, मानचित्र और मानचित्रावली एटलस विश्व के 3D चित्रण है। 3D नहीं होते, 2D होते हैं, आप देखते हो ऐसे ना, 3D नहीं रहते हैं जो आप देखते हो मैप। फील्ड ट्रिप इज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी आउटसाइड क्लासरूम, फील्ड एक्टिविटी आउटसाइड क्लासरूम में ही की जाती हैं। आप जानते हो, चाहे फील्ड एक्टिविटीज के तौर पे आप बाहर की एक्टिविटी करें या किसी शैक्षिक भ्रमण पे जाएं, वो आपका आउटसाइड क्लासरूम में होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्लैश कार्ड आर एक्चुअली प्लेइंग कार्ड्स विद ऑडियो मैसेजेस इन इट, फ्लैश कार्ड वास्तविक रूप से ताश के पत्ते हैं जिनमें श्रव्य संदेश होते हैं। ये लाइन गलत है, वो ताश के पत्ते नहीं है, वह एक लर्निंग टूल है, वो आपके ताश के पत्ते नहीं होते हैं। तो ये लाइन गलत है, यानी आंसर ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 31 है अरेंज द स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड पे आपको अरेंज करना है, ध्यान रखिए क्या क्या है। अगर आपको बहुत कम जानकारी हो तब भी आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको पता होगा। किसी चीज के पर्पज को पहले डिसाइड किया जाता है कि हमको क्या करना है। जैसे पर्पज आपका आया, यानी बी आपका पहले आएगा, फिर आएगा उसके लिए प्लान आप करोगे, जो पर्पज है उसको सॉल्व करने के लिए प्लान करोगे। प्लान के बाद आप, पर्पज हो गया आपका, प्लान हो गया आपका, अब आपके पास 3 बजे इवेल्युएशन, एग्जीक्यूशन एंड रिकॉर्डिंग, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड मतलब कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और तब आप इवेल्युएट करोगे लास्ट में, यानी BADCA। गलत लिख दिए क्या? एक सेकेंड, सबसे पहले, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, आप ऐसे ही जान लीजिए कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, यानी बी आपका सही होगा। तो बी तो पहला है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आपका डी है, ई है। ई इवेल्युएशन शुरू में नहीं होगा कभी भी, आपका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। पर्पज हुआ, सबसे पहले पर्पज प्लान, बी के बाद ई होना चाहिए, बी के बाद ई है, करेक्ट, BEDCA। अच्छा, BA लिख दिया था हमने, BEDCA है, तो ये आपका आंसर है BEDCA, ठीक है। इसको आप कोई डाउट में नहीं रखिए। बी माने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे, उसके प्लान बनाने के बाद उसको लागू करेंगे, लागू करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी जो भी काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। किसी तरह का भ्रम नहीं रखिएगा, पूरी तरीके से ये क्वेश्चन सही है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग एंड करेक्टिंग द टीचर, प्रेरित करने और सुधारने के प्रयोजन से अध्यापक क्या हो सकता है? छात्रों की पिटाई कर सकते हैं, मैंने कहा शुरू में ही कि पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते, फुल्ली प्रोहिबिटेड। छात्रों की थोड़ी बहुत पिटाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। छात्रों को थोड़ी बहुत दंड दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दंड दे सकते। ये आया वो क्वेश्चन है सब आपके नेट में। छात्रों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, यह एक अपराध है, दिस इज द करेक्ट है। छात्रों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, यह एक अपराध है। स्टूडेंट कैन नॉट बी बीटन अप, इट इज ए क्राइम, ठीक है। तो ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 आपका है कि प्रस्तावित किए जाने वाले किसी परंपरागत पाठ्य योजना, अभी पाठ्य योजना के बारे में कई बार पूछा गया, मतलब चीजें बार बार रिपीट होती हैं, और एकदम रिसेंट का पेपर मैंने सॉल्व कराया, मैंने देखा जितनी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी एक सेक्शन यानी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज अरेंज मटेरियल नहीं मिला। इसलिए मैंने उसको तैयार किया, जिससे कि आपको एक जगह टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रहे और गलत आंसर ना हो एग्जाम में। और आप कोशिश करिए, 5 क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन से, तो 5 सही आपके हों। पहला है ये प्लान करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ऑब्जेक्टिव राइटिंग करते हैं। उसी ऑब्जेक्टिव राइटिंग को ही हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम, यानी कि बच्चा कक्षा समाप्त होने के बाद
इन इन परिभाषाओं को बता सकेगा, इस फार्मूले को बता सकेगा, इसकी व्याख्या कर सकेगा, ये आप ऑब्जेक्टिव राइटिंग में लिखते हो। यानी क्रिएशन ऑफ लर्निंग आउटकम ये आपका रहेगा, ठीक है, पहला। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यहीं से मिल गया। उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन आ गया, ई आ गया आपका। उसके बाद ए रहेगा, मटेरियल सिलेक्शन हो गया। मटेरियल डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्लासरूम में डिलीवरी जो आपकी है। मटेरियल मतलब सामग्री, क्लासरूम में चॉक, डस्टर, पेन जो भी लेके आप गए हो, बुक्स ले गए हो, क्वेश्चन ले गए हो। और डिस्पोजल यानी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो क्लासरूम में, ठीक है, वो डिस्पोजल है, ठीक है। ए हुआ। ए के बाद आपका सी आया, असेसमेंट। जैसे ही आप पढ़ा रहे हो आप असेसमेंट भी करते चलते हो, ठीक है, असेसमेंट हो गया। और लास्ट में डी है मूल्यांकन। सारा असेसमेंट, असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता रहता है। टीचर टॉट, जैसे ही पढ़ा रहा है टीचर, साथ साथ में क्वेश्चंस फीडबैक लेता रहता है, तो उसे पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि लगातार पार्टिसिपेशन बच्चों का और सारे बच्चों का बना रहे, जिससे कि आप ये जानते रहिए कि जो मैं कर रहा हूं ये सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, दो कथन दिए गए हैं, ए आर, ठीक है। डाटा आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन वही है, सेम कथन दिया है, कारण दिया है, कथन कारण, उसके बाद आंसर दिया गया है। डाटा कुछ सुपरिभाषित संकेतकों या डाटा आर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ सम वेल डिफाइंड इंडिकेटर्स आर वेरिएबल्स, चरों के आधार पर एकत्रित सूचना है। मतलब देखिए, चरों के आधार पे क्यों डिफाइंड, जैसे किस पर्पज से आप करते हो डाटा कलेक्शन, इस पर डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बेस्ड ऑन डाटा कलेक्शन कैन बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। इसे प्रत्यक्ष रूप से सोर्स से एकत्र किया जा सकता है या पहले से अस्तित्वमान स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। क्योंकि डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट जाके कलेक्ट करिए, और एक इनडायरेक्ट मेथड से भी ले लेते हैं। तो इस बात का महत्व हो जाता है कि डायरेक्ट आप लेते हो तो थोड़ा वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। सेकेंडरी डाटा जो मैगजीन में पब्लिश हुआ हो, किसी रिपोर्ट्स का हो, तो उसको, जैसे सेंसस है तो सेंसस पब्लिश करता है डाटा, तो उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन बनाते हो अपना। तो डाटा आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं, कलेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा रीजन क्या है, डाटा को हमेशा एमफिल या पीएचडी जैसी शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए एकत्र किया जाता है। यह पूरी तरीके से गलत बात है। डाटा को एमफिल या पीएचडी शोध के लिए किया जाता है, लेकिन प्राप्त करने के लिए यहां लिखा है डाटा को हमेशा डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड टू ऑब्टेन, दिस इज रॉन्ग थिंग। ऑलवेज का मतलब हमेशा सिर्फ पीएचडी के लिए ही कलेक्ट किया जाता डाटा, ऐसा नहीं। मैं भी अभी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको कह दूं कि आज इतना 50 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करके मुझे फीड करिए, फीडबैक दीजिए, सारे लोग अपना अपना देंगे, तो भी एक तरीके का डाटा कलेक्ट हुआ ना कि मैंने 50 लोगों को पढ़ाया, इनका इतना नंबर है, इतना इतना। तो उससे क्या मैं पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो डाटा बहुत सारे पर्पज से कलेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट कलेक्ट करें यानी प्राइमरी सोर्सेज, चाहे सेकेंडरी सोर्सेज से। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन सेकेंड, डाटा कलेक्ट किया जाता है पीएचडी में रिसर्च करने के लिए, लेकिन हमेशा डाटा सिर्फ पीएचडी के लिए किया जाता है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 35th क्वेश्चन, इसमें भी दो लिस्ट दी हुई है, एक सेल्फ टीचिंग है, एक प्रैक्टिस है, एक रेसिप्रोकल है, एक कमांड है। पहला वर्ड है टीचर मेक्स ऑल डिसीजन, शिक्षक सभी निर्णय लेते हैं। इसी से सभी निर्णय जहां होगा वहां ऑटोक्रेसी होगी, यानी कमांड वहां उसकी है। तो ए का पहला, अब देखा जाए तो डी आंसर सीधे मिल गया है। मतलब ये जान लीजिए कि यहाँ सारे क्वेश्चन में एक भी अगर आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे तो आप एग्जाम में पाओगे, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर नहीं है, मात्र 6 महीना पहले एग्जाम हुआ है, और 6 महीना पहले का एग्जाम का पेपर 6 महीना भी नहीं हुआ है। ये देखा जाए तो पेपर जनवरी 2026 में कंडक्ट हुए हैं, तो इसी बेसिस पे इस बार भी एग्जाम में आएंगे। रिसेंट पेपर्स में हमने सॉल्व कराया है उससे। दूसरा है, अब यहाँ तो पता ही चल गया, बी का तीसरा आएगा, ऐसे भी जान गए आप। रेसिप्रोकल कैसे जानेंगे ये भी जान लीजिए। स्टूडेंट परफॉर्म इन पेयर्स, यानी दो लोग परफॉर्म करते हैं एक साथ में। वन परफॉर्म विद द अदर गिव्स फीडबैक, एक परफॉर्म करता है, दूसरा उसका फीडबैक देता है, तो दोनों अपोजिट हो गए ना। एक एक्टिविटी कर रहा है, दूसरा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो रेसिप्रोकल हुआ, पारस्परिक, ठीक है। थर्ड है स्टूडेंट परफॉर्म टास्क असाइन्ड बाय द टीचर,
असाइंड बाय टीचर, टीचर क्या देता है, क्लास में क्वेश्चन दे देता है, आप सॉल्व करते हो, यानी अभ्यास। और उसके बाद एक ही बचा ही है, विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया का पूर्ण उत्तरदायित्व लेता है, सेल्फ टीचिंग, यानी वह पूरा ओनरशिप ले लेता है कि मैं स्वयं से तैयार करूंगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहूंगा और मैं सब तैयार करके रहूंगा। जैसा कि आप सीनियर बच्चे हो गए हो तो आपको देखा जाए तो सेल्फ लर्निंग ही करना है और सेल्फ टीचिंग आप करते हो, क्योंकि कंट्रोल आपको स्वयं पे रखना है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। अधिगम समय व्यतीत करने का एक क्रिया है, अधिगम समय व्यतीत करने की एक क्रिया है, टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। लर्निंग किसी पर्पज से होती है, चाहे आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में करें चाहे इनफॉर्मल में। दूसरा है, लर्निंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड एसोसिएटिंग विद स्टिमुलस, अधिगम में उपयुक्त अनुक्रिया का चयन किया जाता है और उसे उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज प्री गिवन इनसाइट, अधिगम पूर्व प्रदत्त अंतर्दृष्टि है, ये गलत है। अंतर्दृष्टि प्रदान करती है लर्निंग, ये भी सही है। लर्निंग अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूर्व प्रदत्त है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। हाँ, प्रगतिशील तो आप होंगे, लर्निंग करेंगे तो कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं तो आप बेहतर होते जाएंगे। लर्निंग इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, अब सीखना सिर्फ पैदाइशी गुण होता तो फिर पढ़ने लिखने की क्या बात थी, तो ये गलत बात है। यानी सही सिर्फ दो स्टेटमेंट हैं, एक है बी और एक है डी, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 37, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। शिक्षण एक बेहतर ज्ञाता और एक कम ज्ञाता के बीच की अंतर क्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ए बेटर नोअर एंड ए लेसर नोअर, स्वाभाविक है, पढ़ाने वाले कुछ ज्यादा जानकारी रखता है, कभी लर्नर भी ज्यादा जान सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो टीचर को ज्यादा अवेयरनेस है, स्टूडेंट को कम है, इसीलिए तो पढ़ रहा है। या हम भी क्लास ले रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे ज्यादा जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और पढ़ रहे हैं, मतलब कि कुछ डिफरेंस है इसमें। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथनों का चयन करना है, सही और गलत का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत लिख देता है, आप सही सही सोचते रहते हैं पर कहीं कहीं लिखा है कौन सा गलत है पूछ लेता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में शारीरिक दंड होना चाहिए, ये गलत है, अभी भी बताया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट फुली प्रोहिबिटेड। टीचिंग शुड बी डन ओनली बाय अपर क्लास एंड अपर कास्ट पीपल, उच्च वर्ग और उच्च जाति के लोगों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए, यह भी पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों में अंतर्दृष्टि विकसित करता है, ये सही बात है। इनसाइट डेवलप करता है, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाती है, तो ये सही लाइन है। प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए अधिगम केवल बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए। इनका कहना है कि लर्निंग सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं, ये भी पूरी तरीके से गलत है और दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, ऑप्शन कौन सा आया सही इसमें, इसमें ए एंड डी इज द करेक्ट, ए एंड डी। 38 क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास इज ए टीचर सेंट्रिक क्लास, आईसीटी सपोर्टेड क्लास, फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्लासरूम, लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम। लर्नर सेंट्रिक का मतलब स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहे, तो अभी हम आपको ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम में ले रहे हैं एक तरीके से, तो ये तो संभव नहीं है। टीचर सेंट्रिक क्लास ये है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। आईसीटी सपोर्टेड क्लास, स्मार्ट क्लास को आईसीटी सपोर्टेड कहा जाता है। फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लास को कहा जाता है कि बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए दे दीजिए कोई प्रोजेक्ट, वो प्रिपेयर कर ले, क्लास में वो डिस्कशन करे, तो वह फ्लिप्ड क्लासरूम की बात होती है। नेक्स्ट है प्रयोजन, पर्पज एंड एक्ट। विद्यार्थियों में दृढ़ विश्वास करना, टू परफॉर्म द बिलीफ इन स्टूडेंट्स, टू परफॉर्म द बिलीफ इन स्टूडेंट्स, टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट, टू इंप्रूव लर्निंग स्किल, टू कमांड विद नॉलेज। अब इधर सारी चीजें दी हुई हैं, उसको भी जानना है। इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। दृढ़ विश्वास, उनके व्यवहार और आचरण का आकार की कंडीशनिंग हो। टू इंप्रूव लर्निंग स्किल्स, लर्निंग स्किल आपकी ट्रेनिंग से होती है, लर्निंग स्किल आपकी बढ़ती है जितनी ट्रेनिंग आप करते हो। तो सी में थर्ड, सीधे सीधे सी में थर्ड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए में 1, कैसे कैसे विद्यार्थियों में दृढ़ विश्वास,
अनुदेश इंस्ट्रक्शन जितना बढ़िया आप देंगे उतना बढ़िया होगा। उनके व्यवहार और आचरण को आकार देना, इंडॉक्ट्रिनेशन। नेक्स्ट है, फिर आप आगे समझ गए, चारों ऑप्शन एक का ही आंसर आपका फाइनल कर दे रहा है। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। कुछ टॉपिक्स बहुत नॉर्मल हैं, कॉमन सेंस बेस पे हैं, इसको आप आंसर कर सकते हो आराम से। हाँ, जहाँ कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप गलत ना हो। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक कठोर अनुशासन वाले होने चाहिए। कठोर अनुशासन वाले होने चाहिए हायर क्लासेज में, यानी पीएचडी कर रहे हो और इतना डिसिप्लिन में रह रहे हैं कि बच्चा डिसिप्लिन में है कि नहीं ये खुद नहीं पता। तो टीचर बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन वाले हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों द्वारा अधिगमकर्ताओं का स्वतंत्र अधिगम के लिए प्रेरित किया जाना। हायर क्लासेस में आप पीएचडी करने जाओगे, अभी आप नेट क्वालिफाई करोगे, पीएचडी करोगे या कुछ पीएचडी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आप जान लीजिए कि आपको कितनी फ्रीडम रहती है। आपको टास्क दे दिया जाता है, आप खुद खोजते हो, खुद प्रॉब्लम्स, थोड़ा थोड़ा टीचर गाइड करता है, नाम ही है गाइड, तो गाइड करते हैं। तो हायर क्लासेज में किसी भी उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है, यानी A is the wrong statement, B is the correct statement. Teacher in higher education must not use any technology. लिखा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज बिना प्रौद्योगिकी के सर्वाइव नहीं करेंगे। टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स आउटसाइड क्लासरूम। उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को क्लासरूम के बाहर छात्रों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऐसा कौन सा दंड है कि बातचीत नहीं करनी चाहिए? ये भी गलत बात है। टीचर इन हायर एजुकेशन मस्ट बी एन अविड रीडर एंड ए पार्टिसिपेंट इन हर डिसिप्लिन डिस्कोर्स। उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को खूब पढ़ने वाला और अपने विषय से जुड़ी चर्चाओं में हिस्सा लेने वाला होना चाहिए। यानी बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। 47 स्वयं प्रभा चैनल 05 विद द थीम ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज इज नेम्ड एज, यहाँ यही आंसर है प्रबंधन। इसको पढ़ लीजिएगा, इंफॉर्मेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनियमन सेल्फ डिसिप्लिन के मूल सामाजिक और भावनात्मक कौशल और योग्यताएं हैं जो अकादमिक यानी एकेडमिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सूचीबद्ध है? कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, कैसल से है। अब सेल्फ मैनेजमेंट, जहां पे भी आत्मनियमन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात आ रही है, सेल्फ लर्निंग की बात आ रही है, सोशल लर्निंग की बात आ रही है, वहां स्वप्रबंधन होगा, सेल्फ अवेयरनेस भी होगी, रिलेशनशिप स्किल, सोशल अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ये भी है, यह भी है, यह भी है, पांचों आंसर हैं। यानी आप ऐसे ही सोच लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से आत्मनियमन, यानी क्या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स सेल्फ रेगुलेशन के लिए जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज नहीं करने आ रहा है, वो क्या सेल्फ गाइड होगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए उसको। रिलेशनशिप स्किल, कैसे, इसमें आगे और भी बातें लिखी गई हैं। सामाजिक यानी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, भावनात्मक शिक्षण के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम है, यानी उसके लिए रिलेशन स्किल यानी संबंध कौशल आना चाहिए, तभी समाज में सर्वाइव करेगा। सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जिम्मेदार निर्णय लेना होना चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करे, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग करे। तो पांचों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी एंड ई, बी इज द करेक्ट आंसर। एक लाइव ऑनलाइन गणित ट्यूटोरियल के दौरान एक शिक्षक समस्या समाधान तकनीकों और समीकरणों को दृश्य रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। दृश्य रूप से यानी ऑडियो विजुअल। इस शिक्षण पद्धति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर टूल सबसे उपयुक्त होगा? इसमें जैम बोर्ड है जो डिजिटल बोर्ड की तरह ही काम करता है, इस डिजिटल बोर्ड ही है और यही इसका आंसर है। इस तरह के इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कुछ न कुछ आपको ध्यान देने की चीज है उस पर, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने देखा है नेट में, जितने क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, अन्यथा सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड
क्वेश्चंस हैं। ओके, लास्ट आपका आ रहे हैं हम इस 10 सेट से जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वनिर्देशित अधिगम की प्रमुख विशेषता है? अधिगम की प्रमुख विशेषता कौन सी है जो सेल्फ लर्निंग की है? सीखने का विस्तार तो होता ही है। निष्क्रिय अधिगम कभी भी स्वनिर्देशित, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन चल रहे हैं तो आप खुद एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं तो क्या पैसिव लर्निंग कर पाएंगे? नहीं। टेकिंग ओनरशिप ऑफ लर्निंग, बिल्कुल मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे सेल्फ डिसिप्लिन करना है, तो ओनरशिप एक तरीके से है लर्निंग की कि मुझे ऐसा करना है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आपको अगर कोई बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई रोज नहीं कर रहा है, अरे पढ़ो नहीं पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, कर तो सेल्फ डिसिप्लिन ही करना पड़ेगा ना, अन्यथा और आप सेल्फ डिसिप्लिन है और आप सोच रहे हैं कि हम अचीव करेंगे टारगेट अपने, तो हर हाल में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा आपका, पैसिव लर्निंग नहीं रहेगी। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग सीखने का विस्तार होगा, लगातार पढ़ेंगे बढ़ेगा ही। सीखने की जिम्मेदारी लेना, टेकिंग ओनरशिप ऑफ लर्निंग लेना चाहिए। टीचर सेंटर्ड लर्निंग, अब यहाँ पे जब सेल्फ है तो टीचर का रोल ही नहीं है। सेल्फ मॉनिटरिंग, ये सही है, यानी बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आज की लास्ट क्लास थी। हम कोशिश करेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसी तरीके से हम आपको नए वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। आप मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।